नमस्कार। राजनीति में चुगलखोरी का एक खास स्थान है जहां कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होते। हर हाल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हमारे नेता जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। विरोधी दल के नेता कब किससे हाथ मिला लें ये कह पाना बहुत मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत हैं तो नेता प्रतिपक्ष, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे भूपेश बघेल साफ तौर पर असहज हो रहे हैं। कमोबेश ऐसी स्थिति टी.एस. सिंहदेव बाबा की भी है। वो विष्णुदेव साय सरकार की नक्सल विरोधी नीति का साफ तौर पर तारीफ करते हुए कहते हैं कि उनकी स्थिति राम जैसी है और राम रावण का संहार करते हैं। रामचंद्र जी ने क्या किया? आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए। रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे कि भाई मत करिए, पहले चर्चा होती है। नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम नक्सली के खिलाफ ऐसे ही हो रहा है। सेम नक्सली के खिलाफ सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए। नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। बाबा साहब के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी गदगद है। अरुण साव से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए हैं जहां उन्होंने टी.एस. सिंहदेव बाबा के इस बयान की प्रशंसा की है। प्रशंसा क्यों न करे, जब भारतीय जनता पार्टी इतना फील गुड महसूस करेगी तो जाहिर तौर पर इसके गहरे राजनीतिक मतलब भी निकाले जाएंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब टी.एस. सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए। यहाँ टी.एस. सिंहदेव अपनी छवि का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे चरणदास महंत बीती 12 मार्च को जब विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि भारतमाला परियोजना में मुआवजा बांटने में 43 करोड़ से ज्यादा का घपला घोटाला हुआ है और ये सारे घपले घोटाले भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए, उनके करीबियों ने किए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर का नाम सामने आ रहा है। उस एक कद्दावर को छोड़कर सभी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग हैं, कद्दावर लोग हैं। भूपेश बघेल के गृहग्राम के आसपास से और सौम्य चौरसिया के रिश्तेदारों के नाम से कौन कौन सी जमीनें ली गई है, इस बारे में हो सकता है चरणदास महंत को अच्छी तरह से पता है। तभी तो विधानसभा में सीबीआई जांच की वो मांग रखी गई जिसका विरोध भूपेश बघेल करते रहे। सीबीआई जांच की उस मांग के बाद इतने पर भी मन नहीं भरा तो 22 दिन बाद केंद्रीय भू और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। कुल मिलाकर भूपेश बघेल आज जब शराब घोटाले से लेकर महादेव सट्टा और कोयला घोटाले वाले मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद नाजुक समय है और 7 महीने की लंबी सीबीआई तैयारी के बाद 26 मार्च को उनके यहाँ छापेमारी हुई। ये एक ऐसा नाजुक समय है जब कभी भी अब और तब भूपेश बघेल की गिरफ्तारी संभावित है। 1 साल से ज्यादा हो गया उनके विरुद्ध एफआईआर पहले ईडी ने दर्ज की, बाद में सीबीआई ने की, और जिस तरह की तैयारी की और जिस तरह के नाजुक हालात हैं, ऐसे में चरणदास महंत और टी.एस. सिंहदेव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसके गहरे राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। यहां मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलूंगा। थोड़ा का मतलब करीब 6 साल पहले। ये तस्वीर है राहुल गांधी के आजू बाजू ये 4 महारथी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। टी.एस. सिंहदेव बाबा के अलावा भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू और चरणदास महंत, ये तीनों ही संभावित मुख्यमंत्री थे। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद इन चारों के नाम चल रहे थे, लेकिन ताम्रध्वज साहू का नाम जैसे ही फाइनल हुआ उसके बाद टी.एस. सिंहदेव ने वीटो चल दिया और वो 2.5 साल का फार्मूला सामने आया। लेकिन बदले हुए हालात में जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उनके नेतृत्व में एक के बाद एक कांग्रेस चुनाव हारती गई और राहुल गांधी की पोजीशन की बदली के बाद भूपेश बघेल की नीयत में भी बदली हो गई। टी.एस. सिंहदेव बाबा को मौका नहीं दिया गया और टी.एस. सिंहदेव बाबा रह रहकर बार बार अपना विरोध दर्ज करवाते रहे, कई बार खुलकर तो कई बार संकेतों में। संकेतों की ऐसी ही भाषा 16 जुलाई 2022 को तब देखने को मिली जब पीएम
सीएम आवास के मुद्दे पर अपनी ही उस समय की भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध जाकर टी.एस. सिंहदेव बाबा ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी वो तब खुलकर बागी तेवर अपना चुके थे। प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी सफलता मिली। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले 15 फरवरी 2023 को विधानसभा का घेराव किया था। यानी टी.एस. सिंहदेव ने तब भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे का विरोध किया था। इतने पर भी मन नहीं भरा तो विधानसभा चुनाव के एन पहले 14 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उस समय की अपनी ही भूपेश बघेल की सरकार के विरुद्ध साफ तौर पर उन्होंने खुले मन से कह दिया था, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार से कोई भेदभाव नहीं करती, यानी केंद्र की सरकार बहुत बढ़िया काम करती है। उनके इस गहरे बयान का अर्थ तब समझ में आया जब भूपेश बघेल के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस बयान ने विधानसभा चुनाव में कितना कमाल दिखाया ये तो गहरे अध्ययन का विषय है। लेकिन जब परिणाम आया उसके बाद कांग्रेस के अपने ही बृहस्पति सिंह जो रामानुजगंज से विधायक थे, उन्हें टी.एस. सिंहदेव ने टिकट नहीं लेने दी तो उन्होंने खुलकर टी.एस. सिंहदेव की पोल खोल दी। आज जब टी.एस. सिंहदेव नक्सल मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं तो ऐसे मौके पर 8 दिसंबर 2023 को बृहस्पति सिंह द्वारा मीडिया को टी.एस. सिंहदेव के विरुद्ध दिया गया ये बयान सुनना चाहिए, एक एक शब्द पर गौर करना चाहिए। मैंने 4 बातें बताया था कि आप राज्य के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम होकर, मंत्री होकर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आप दे रहे हो, और ऐसा कह के पूरे सदन से लेकर सड़क से लेकर लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक और सांसदों का घर घेरने का काम करके कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम आपने किया। दूसरे, आप वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाकर कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया। तीसरा, भरी प्रधानमंत्री की सभा में कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा मोदी जी की काम करने की बात आपने कहा, और ये भी बात कहा कि बहुत जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा मदद किया है आपने, कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा कह के लगातार आप कांग्रेस को चुनौती दिया। इसके बाद भी कांग्रेस की जू नहीं लगी, उसका ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया। खड़गे जी साउथ इंडिया के एक हमारी बैठक में जरूर वहाँ खड़गे जी ने डांटा और टी.एस. सिंहदेव ने माफ़ी भी मांगा जैसा मुझे जानकारी है, और उन्होंने कहा कि अब तो माफ़ी मांग के क्या करोगे, जितना कांग्रेस को नुकसान करना था आपने कर दिया। ये खड़गे साहब ने। राजनीति में हमेशा टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रही है तो ऐसे माहौल में मध्य प्रदेश की हुजूर सीट से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक रामेश्वर शर्मा के इस बयान को गौर करना चाहिए। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लब के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 145 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे।
साहब हाथ पैर तोड़ देने की बात करेंगे तो जाहिर तौर पर चर्चा तो होगी ही, और राजनीति में जब तक चर्चा ना हो तो नेता को मजा नहीं आता। खुलकर बात कहने का एक अलग ही आनंद होता है। रामेश्वर शर्मा ने जो कहा हम उनका समर्थन करते हैं, जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जो समाज और देश के हित में सोचें, चिंतन करें, ऐसे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना हमेशा की तरह बुरे लोगों का कब्जा होगा और अच्छे लोग बाहर बैठकर राजनीति को कोसते रह जाएंगे, जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो राजनीति में आना नहीं चाहते। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो भला राजनीति का भला कैसे होगा, और राजनीति के माध्यम से देश और समाज का कैसे भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।